लाओ निकालो डीसीटी। नहीं लाए मॉड्यूल? सब लोग मॉड्यूल खोल लो, पेज नंबर 1 पे आ जाओ। पेज नंबर 1 में कोई समस्या? इलस्ट्रेशन 1 बना के देखा, बना? पक्का बन गया? इलस्ट्रेशन 2 बन गया? इलस्ट्रेशन 3 नहीं 2 नहीं बना? क्लास में ही तो कराया है। चलो देखो इलस्ट्रेशन 2 देख लो, सब लोग इलस्ट्रेशन 2 देख लो। क्वेश्चन क्या बोला है इलस्ट्रेशन 2 में? 3 आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ मास m are located at the vertex of equilateral triangle with side L. ठीक, ऐसा कुछ क्लास में नहीं कराया कि 3 मास इक्विलेटरल के शेप में घूम रहे हैं? 3 मास इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में एल एल एल, 3 मास इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में ये तीनों मास घूम रहे हैं। तो एक ऐसे घूम रहा है v स्पीड से, एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है। ये तीनों ऐसे घूम रहे होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? कुछ F लग रहा होगा। इसने भी इस पे कितना फोर्स लगाया होगा? ये एंगल कितना है? 60, तो आधा 30 आधा 30, तो F के कौन से कंपोनेंट कट जाएंगे? sin 30 कट जाएंगे। और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? नीचे के डायरेक्शन में आएगा। कितना? 2F cos 30। तो पहले तो ये समझ में आ गया नेट फोर्स, यानी मैं ये बोलूं कि इस पे जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो पक्का ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा होगा। कोई भी चीज सर्कल में घूमती है तो नेट फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? सेंटर की डायरेक्शन में। तो इससे सेंटर पता चल गया कहां होगा। सेंटर कहां होगा इसके? सेंट्रॉइड पे। मतलब ये तीनों के तीनों किसके आउट घूम रहे हैं? सेंट्रॉइड के आउट घूम रहे हैं। और फोर्स कौन सी घुमा रही है? 2F का cos 30। यानी मैं ऐसा कर दूं, 2F का cos 30 इक्वल टू सेंट्रिपिटल mv² बाय r। अब r क्या है? ये डिस्टेंस। एक ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहां होता है वो ढूंढना है। अच्छा ये 60 है, ये L है, तो ये कितना होता है? ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो सेंट्रॉइड कहां होता है? सेंट्रॉइड क्या करता है, जिसको नहीं पता वो अब देख लो। जैसे ये लाइन है, इसको किस रेशियो में बांटता है सेंट्रॉइड? ये रहा सेंट्रॉइड, 2:1 रेशियो में। तो ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? ये अगर 2:1 है तो ये 2x है, तो ये कितना है? x। यानी 3x की वैल्यू किसके बराबर है? L√3/2 के। तो x की वैल्यू किसके बराबर है? L/2√3। झिला? तो 2F का cos 30 इक्वल टू mv² बाय r। r मिल गया मुझे। 2 F की वैल्यू पुट करो, g m² बाय L² cos 30√3/2 इक्वल टू m v² बाय r की जगह L/2√3। तो 2√3 ऊपर चला जाएगा। जरा सॉल्व करें इसको, क्या बचा? √3 से क्या कट गया? √3। 2 से 2, m से m, l से l, तो gm/2l का अंडर रूट। ये आना चाहिए। देखो जरा क्या दिया है? 2 मिसिंग है क्या? ऐसा कैसे हो? हाँ
हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ कर दिया। ये तो x की वैल्यू आई है, रेडियस कितनी है 2x है, तो एक 2 यहाँ भी आएगा तो वो इस 2 को भी काट देगा, तो एक 2 नहीं आएगा, बाकी सबसे। वैसे मैंने कराया है ये शायद क्लास में, मुझे याद आ रहा है, या तो इस बैच में कराया होगा या उस बैच में कराया जरूर है, शायद तुम्हारे में ही कराया होगा। कराया है कॉपी में, कॉपी पढ़ते ही नहीं। इलस्ट्रेशन 3 मना किया था करने को शायद, बाइनरी स्टार का है, छोड़ सकते हैं इसको। जरा एक्सरसाइज 1 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। डाउट किसका डाउट है ये? अरे कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 1 किसका डाउट? अच्छा डाउट है, बताओ किसका डाउट है? अरे अच्छा डाउट है, बताओ किसका है? क्वेश्चन नहीं पढ़ा, चिल्ला रहे हो। 4 पार्टिकल हैं अलग अलग मास के, कॉर्नर पर रखे हुए हैं साइड स्क्वायर के, फोर्स निकालना है। अगर ये डाउट है तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल 2, मतलब ये 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बना, बन गया? जरा देखो, चलो ये वाला बता रहा हूं, एक्सरसाइज 1 का सेकंड वाला। चलो देखो, अच्छा इसका आंसर जरूर निकलवाया था मैंने क्लास में। एक कंप्लीट हाफ रिंग है ये, इसका मास दिया है और यहाँ पे मैंने एक मास एम नॉट रख दिया, तो इस पे फोर्स कितना आएगा ये निकाला है मैंने। ये तो क्लास में निकलवाया है, नहीं निकलवाया क्या? सब लोग कॉपी देखो, ये निकलवाया है क्या? नहीं निकलवाया। एक रिंग है, ये रिंग है जिसका मास कितना है m और रेडियस कितना है r। नहीं निकलवाया? अब निकालो, इसका आंसर निकालो। क्वेश्चन क्या है जरा देखो, एक रिंग है, ये रही रिंग जिसका कुछ मास है और रेडियस r है, ये हाफ रिंग है, और एक मास मैंने m नॉट सेंटर पे रख रखा है, तो इस मास पे कितना फोर्स आएगा इस रिंग के द्वारा निकालना है। ट्राई करो जरा, इंटीग्रेशन के बिना नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मास है हाफ रिंग, मास पूरे पाई आर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। सोचो क्या होगा, क्या करेंगे? कितने लोगों से बन गया था ये एक्सरसाइज 1 का सेकंड वाला क्वेश्चन? करो आपका, ट्राई करो जरा इसको, पहले इसका निकालो तब तो आधे का निकालेंगे। अच्छा मुझे तो ये बता दो, सिर्फ इतना बता दो, इस मास पे नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा, अपवर्ड आएगा, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा? फिर से बोल रहा हूं, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ये लेफ्ट आएगा या राइट आएगा? ऊपर आएगा पक्का? ठीक है, ऊपर आएगा आंसर, सीधी सी बात है। ऐसे सोचो, ऐसे फील करो, ये मास है छोटा सा इधर, ये पूरे छोटे छोटे मासेस से बना हुआ है, एक छोटा सा मास इधर है, वो किधर खींच रहा है ऐसे, एग्जैक्ट उसके सिमेट्री पे एक मास यहाँ है, वो इधर खींच रहा है, दोनों के ये कंपोनेंट कट जाएंगे और ये वाले जुड़ जाएंगे, तो नेट सबके जुड़ते हुए कहां जाएंगे? ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स तो पक्का ऊपर की तरफ आएगा। कितना आएगा कैसे निकालोगे? सेंटर ऑफ मास में थीटा पे डी थीटा काटना सीखा होगा, रिंग में कैसे सेंटर ऑफ मास निकलवाया था सर ने, यहां से थीटा पे एक डी थीटा काटा होगा, ये छोटा सा मास, ऐसे अप्रोच करो जरा कितना है, ऐसे ट्राई करो।
2r/π। चलो खैर, अपने को उससे क्या लेना देना, अपन तो सीधे ये सोचते हैं इसका आंसर निकालना है। ये रही रिंग, यहां पे फोर्स निकालना है, एक मास रखा हुआ है यहाँ पे सेंटर पे m0, इस पे निकालना है। तो मैंने क्या किया, सब लोग ध्यान दो, यहां से थीटा पे एक छोटा सा एंगल काटा, ये डी थीटा। तो ये लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा। तो ये मास कितना होगा, ये छोटा सा डीएम, डीएम कितना होगा, लैम्डा इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसने, इस छोटे से मास ने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा इस एम नॉट पे, इस मास ने, डीएम ने, ये डीएम ही तो है, ये रहा डीएम, इस डीएम ने इस पे किस डायरेक्शन में लगाया होगा, खींचा होगा, यही तो है वो फोर्स डीएफ छोटा सा। तो मुझे डीएफ का कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करना है, कॉस थीटा या साइन थीटा। ये डीएफ है, मुझे डीएफ का कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट, साइन, क्योंकि मुझे पक्का पता है कहां आना है आंसर, ऊपर। तो अगर मैं इंटीग्रेट भी करूंगा डीएफ का कॉस थीटा गलती से, तो पक्का वो निकल के 0 आएगा। अगर मैं गलती से इंटीग्रेट भी कर देता हूं तो ऐसा थोड़ी निकल के 0 नहीं आएगा, डीएफ का कॉस थीटा तुम इंटीग्रेट करो 0 आएगा, अभी करते हैं। लेकिन हमें पता है हमें करना क्या है, इंटीग्रेट डीएफ का साइन थीटा। डीएफ कितना है, कैसे निकालेंगे, जी m1 m2, m2 की जगह क्या लूंगा, dm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, डिस्टेंस कितना है दोनों मासेस के बीच, डिस्टेंस तो पूरी जगह कितना है, आर ही है, आर स्क्वायर का क्या लेना है मुझे, साइन थीटा। dm कैसे लिखूंगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, जी एम नॉट बाय आर स्क्वायर लैम्डा इंटू आर डी थीटा। एक आर से एक आर जुड़ गया, जो जो कांस्टेंट है वो सब बाहर निकाल लो, जी एम नॉट लैम्डा बाय आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा कहां से कहां तक करना है वैसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन, 0 से π/2, 0 से पाई तक। सबसे पहला एलिमेंट यहां से स्टार्ट होगा और सबसे एंड वाला एलिमेंट यहां खत्म होगा, सोच। तो थीटा 0 से लेके पाई तक, ठीक। तो आंसर आया जी एम नॉट लैम्डा बाय आर। अच्छा साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई में कितना होता है, वैसे अब तो अब धीरे धीरे ये चीजें कॉमन सेंस बन जानी चाहिए। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये एरिया 1 होता है और ये एरिया भी 1 होता है, ये एरिया 1 होता है और ये एरिया भी कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल 0 से π/2 में एरिया कितना होता है, इंटीग्रेशन मतलब एरिया ही होता है, 0 से π/2 में 1 होता है और π/2 से पाई में भी 1 होता है, तो 0 से पाई में एरिया कितना हो गया, 1। तो 2 एरिया हो गया टोटल। तो या फिर जिसको इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रेट कर सकते। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ तो ऐसा कर लो, माइनस कॉस थीटा, फिर इसमें क्या पुट करोगे तुम लोग, जब पाई पुट करोगे तो 1 बन जाएगा, माइनस कॉस 0 भी 2 आ रहा है, ये 2 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट याद करो, क्यों दिक्कत लेनी। तो ये 2 आ गया, लेकिन अभी काम नहीं हुआ, लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा क्या होगा, मास ऑफ रिंग डिवाइड बाय m/πr। तो वैल्यू पुट की तो कितना आया मेरे पास, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आया एफ नेट, एफ नेट की वैल्यू आई जी एम नॉट, लैम्डा की वैल्यू रख दी m/πr, और एक r और है और एक 2 है, तो आया जी एम नॉट बाय πr स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब ऐसे दिमाग लगाओ, पूरा सॉल्व मत करो। जब मैं cos थीटा को इंटीग्रेट करता तो cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई सॉल्व करता, बस sin थीटा की जगह क्या आता, सिर्फ cos थीटा, बाकी सब सेम आता, बस sin थीटा की जगह क्या आता, cos थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन करो क्या आता है, sin, cos थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा,
साइन, और फिर एक बार इसमें जीरो डालोगे, एक बार पाई डालोगे, पाई डालोगे तो भी जीरो, जीरो डालोगे तो भी जीरो। तो जीरो आना ही था सॉल्व करके भी, या फिर कॉमन सेंस से देखो, हमें दिख ही रहा है कि कॉस कंपोनेंट नहीं आएगा। समझ में आ गया? पक्का? लेकिन पहले ये लिख लो, चलो अगर मैं इसकी भी आधी रिंग की बात करूं, मतलब यहां से यहां तक सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया है एक्सरसाइज में, तो साइन आएगा कि कॉस आएगा कि दोनों आएंगे? अब दोनों आएंगे, तो अब तुम्हें दोनों इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, साइन या कॉस। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पहले इसको लिखो, लेकिन दोनों नहीं इंटीग्रेट करने पड़ेंगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। मैं बोल रहा हूं दोनों बराबर ही आएंगे, सिमेट्री है इसलिए। यार पहले इसको लिखो फिर आगे सोचते हैं। क्या हटा दूं? करो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ये एरिया 1 होता है पाई बाय 2 तक, ये भी 1 होता है, तो 0 से पाई तक एरिया कितना होता है? 1 2, और पाई बाय 2 तक एरिया कितना होता है? 1। अब क्या है, अब ये यहां तक है सिर्फ, देखो सब लोग ध्यान से देखो, अब पूरी नहीं है ये, यहां तक है, ठीक है? मास m दे दिया, रेडियस r दे दिया, मुझे यहां पे एक मास रख दिया मैंने सेंटर पे, यहां पे निकालना है, यहां पे मैंने मास रख दिया एक m0। अच्छा, अब क्या आएगा? लेफ्ट राइट में कहां आएगा? इधर आएगा, और ऊपर नीचे में ऊपर, या फिर ऐसे हो सकते हो, ये मास ने ऐसे खींचा, ये मास ने इधर इधर इधर, तो नेट कहीं इधर आना है, तो इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, यानी दो कंपोनेंट आएंगे। मैं कह रहा हूं या तो दोनों को इंटीग्रेट करो। कैसे इंटीग्रेट, क्या करना है जरा समझो, सेम टू सेम वही जो पहले कर रहे थे। थीटा पे डी थीटा, तो ये मास कितना हो गया? फिर से आर डी थीटा, और ये मास इसको किस फोर्स से खींच रहा है?
डीएफ। तो डीएफ का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कॉस थीटा या साइन थीटा, दोनों। लेकिन मैं बोल रहा हूं कोई एक इंटीग्रेट कर लो, तुम्हारी जो इच्छा है वो, दूसरा वाला पक्का उसके बराबर आएगा। क्यों आएगा बराबर, उसका कारण है सिमिट्री है। ये जो है पक्का बीच में आएगा नेट फोर्स, उसका एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, बराबर होगा। या फिर नहीं है भरोसा तो दोनों सॉल्व करके देख लो, निकालो जरा डीएफ का कॉस थीटा निकालो, साइन थीटा। खुद से निकालोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, हमेशा निकल आएगा। मैं निकालूंगा तो याद जैसा लगे, इसलिए खुद से निकालो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस इसमें थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करना है, ना कि 0 से लेके पाई तक। सेम आ गया सबका, ठीक। चलो, अरे 1 2 के बाद सीधा 4 आ गया, फोर्थ वाला एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4। नहीं बना, अरे यही समझ नहीं आ रहा, हाँ या ना, क्या करके आए हो। फोर्थ नहीं बना, बन गया। डीसीटी पे आ जाओ सीधा डायरेक्ट, डीसीटी 1। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बना, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नहीं दिए क्या इनके, क्या बात कर रहे हो, आंसर्स नहीं है। देख क्या आ रहा है फर्स्ट का, सबका बॉम्बे आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सबका बॉम्बे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, चलो देख लेते। A spherical hollow cavity is made in lead sphere of radius r such that its surface touches the outside surface of the lead sphere and passes through its center.
The mass of the sphere before hollowing out was m. With what gravitation force will the hollowed out lead sphere attract a small sphere of mass m which lies at a distance d from the center of the lead sphere on the straight line connecting? क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन समझे। एक स्फेयर में से एक कैविटी निकाली गई, ये हॉलो कैविटी निकाली गई, ये रहा स्फेयर, इसमें से एक हॉलो कैविटी निकाली गई, इसका रेडियस कितना था पूरे स्फेयर का, r रेडियस था, कैविटी का रेडियस कितना हो जाएगा यहां से r/2, ठीक। मास ऑफ द स्फेयर बिफोर होलोइंग वाज, मतलब खाली कैविटी निकालने के पहले कितना मास था m, यानी इस पूरे का मास, ये पूरा जब मैंने खाली नहीं किया था, मैंने कैविटी नहीं निकाली थी, तब इसका मास कितना था। अच्छा, मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इंटू मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r3। यानी मास किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि रेडियस के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। तो कैविटी का रेडियस कितना है ओरिजिनल रेडियस के कंपैरिजन में, आधा, तो मास 1/8 तो होगा। क्या ये जल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब पूरे का मास m है तो कैविटी का मास m/8 होगा। जाओ टाटा, बैग ले जा, चल, अरे ऐसे ही गया, चलो, मतलब रेडियस आधा हो गया तो मास कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अब उन्होंने पूछा क्या है, क्वेश्चन समझो। With what gravitation force will the hollowed out lead sphere attract a small sphere of mass m? मतलब अब ये एक मास को खींच रहा है और वो मास कितना दूर है सेंटर से, सेंटर से d डिस्टेंस पे है ये मास, कितने डिस्टेंस पे सेंटर से d, और d किसके बराबर है 2r के। क्यों d लिखना है, 2r ही लिखते हैं। तो बस खत्म है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ये सब इतने लाइन में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन बहुत आसान। क्वेश्चन में क्या बोला, एक स्फीयर, उसमें से एक कैविटी निकाल ली, तो अब डायग्राम ऐसा बन गया। अब ये मास इसको किस फोर्स से खींचेगा, तो मैं कैसे करता था, मैंने कैविटी वाले क्वेश्चंस कराए थे, कैविटी नहीं कराई, बहुत बड़ी, तो किया कैसे तुम लोगों ने, सेंटर ऑफ मास से। चलो जरा देख लो, कैविटी देख लो, एक कैविटी का एग्जांपल देख लो, एक उससे हिंट लग जाएगी। ये देखो एक स्फीयर है, इसमें से मैंने कैविटी निकाल दी, ये पूरा स्फीयर था पहले, इसमें से मैंने कैविटी निकाल दी। यही वाला क्वेश्चन देख लो, एज इट इज समझ में आ जाएगा। आर रेडियस, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये निकालना है कि यहां से एक मास रखा हुआ है 2r डिस्टेंस पे, ये इसको कितने फोर्स से खींचेगा, मुझे ये निकालना है। या तो इसको सबसे बढ़िया ऐसे सोचो, अगर मैं इसका आंसर तो नहीं पता मुझे, मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकता जी इसका मास इंटू इसका मास डिवाइड बाय r स्क्वायर, मतलब डिवाइड बाय 2r का होल स्क्वायर, ये नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक काम करूं, इसको कंप्लीट मास भर दूं, मतलब जो मैंने कैविटी निकाली है खाली, जरा समझना, ये बहुत जगह काम आने वाला है कैविटी वाला। मैं इसको कंप्लीट फिल कर दूं तो एक पूरा स्फीयर बन गया, इस पूरे स्फीयर का आंसर निकाल लूं, फिर अगर इसमें पॉजिटिव मास भरा है तो फिर इसमें नेगेटिव मास भी भर दूं, उसका आंसर निकाल लूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मुझे ये बताओ इसके रूट आते हैं कुछ, इसके जैसे कुछ रूट आते होंगे, क्या आते हैं इसके रूट। अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड 4 जोड़ दूं और 4 घटा दूं तो क्या रूट बदल जाएंगे, 5 जोड़ दूं 5 घटा दूं तो क्या रूट बदल जाएंगे, कितना भी जोड़ूं उतना ही घटा दूं तो इक्वेशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो मैं वही यहां भी तो वही कर रहा हूं, जितना मास मैंने पॉजिटिव मास भरा उतना ही नेगेटिव मास भर दूं, तो एक तरीके से मैंने कुछ भी नहीं भरा।
नहीं जल रहा? मैं क्या बोल रहा हूं, जितना मैं पॉजिटिव मास भर दूं उतना ही नेगेटिव भर दूं, तो एक तरीके से कुछ नहीं भरा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरा डायग्राम ऐसा था, सब लोग समझ लें, ये बार बार आएगा, हर चैप्टर में आएगा कैविटी। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले इस मास को भर दिया यहां, मैंने ऐसे भर दिया। अब मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं, क्यों, पॉजिटिव मास से भर दिया, अब ये कंप्लीट स्फीयर बन गया, अब आंसर निकल आएगा। अब आंसर क्या आएगा, ये इसको खींचेगा कितने फोर्स से, जी, टोटल मास कितना था इसका, एम, एम नॉट बाय, ये तो इसका आंसर आ गया। कब, जब मैंने मास भर दिया था पॉजिटिव। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अगर मैंने पॉजिटिव भरा है तो एक बार क्या भरना पड़ेगा, नेगेटिव। पॉजिटिव भर दिया, आंसर निकाल लिया। अब ये नेगेटिव भर दिया, इसका आंसर निकाल लो। तो पॉजिटिव मास खींचता है तो नेगेटिव मास क्या करेगा, धक्का देगा। पॉजिटिव मास अट्रैक्ट करता है तो नेगेटिव मास क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक्चुअली नेगेटिव मास जैसा कुछ होता नहीं है, वो तो हम यूज कर रहे हैं बस। जैसे मैथ्स में +2 -2 कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ +m -m कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो ये इधर धक्का देगा, ये कितने फोर्स से धक्का देगा, जी। इस चीज का मास कितना है, ये जला क्या, रेडियस हाफ हो गई तो मास 1/8 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है जरा बताओ, इसके सेंटर से, यही तो है जो मैंने उठा के यहां रखा है, इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है, ये 2r है, ये r/2 माइनस हो गया, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है, 2r माइनस r/2 कितना होता है, 3r/2। तो सिंपल, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट आंसर कितना आया, जी m m नॉट बाय 4r² माइनस, ये कितना होता है देखो, ये 9r² बाय 4 लिखा हुआ है, 4 ने 8 को काटा तो कितना हुआ 2, और इधर जाके ये 18 हो गया, माइनस जी m m नॉट बाय 18r²। अच्छा, तो इसमें से कॉमन ले लूं, 1/4 माइनस 1/18 कितना होता है 4 और 18 का एलसीएम निकालो, जरा आंसर निकालो कितना आ रहा है। सेवन बाय 36 बी आंसर आएगा इसका। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब तुम लोगों ने जो किया है यही आएगा तुम लोगों का, हाँ, लेकिन गलत किया है। मैंने पहले ही बताया था, ये फॉर्मूला जो है gm1m2/r², ये दो केसेस में लगता है। सबसे पहला केस, या तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, कंप्लीट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो। ये कैविटी, ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी है, ये तो बीच में से ये कहीं से भी कैविटी निकाल दी, स्फेयर कहां बचा, पक्का समझ में आया। तो अगर सेंटर ऑफ मास पर रख सकते हैं हमेशा मास को, तो मैं ये पूरा चैप्टर ही क्यों पढ़ रहा होता। रॉड वाला क्वेश्चन किया था ना, एक रॉड है, रॉड से a डिस्टेंस आगे एक मास रख रखा है, मैं रॉड के सेंटर पे क्यों नहीं रख रहा उसको, इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूं। अच्छा, ये अभी रिंग वाला क्वेश्चन किया था, ये पूरी रिंग वाला क्वेश्चन किया था, इस पूरे रिंग के सेंटर ऑफ मास पर रख दूं, हर शेप के सेंटर ऑफ मास पर रख दूं और फॉर्मूला लगा दूं, तो ये चैप्टर ही पढ़ने का नहीं रहा। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया है तुम लोगों ने, अच्छी बात है, हर जगह मत लगाते फिर उसको, सेंटर ऑफ मास सब जगह नहीं लगेगा। सेंटर ऑफ मास की बेसिक डेफिनेशन ये समझो, सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां पे मैं पूरा मास रख दूं और फोर्स निकाल लूं, तो फोर्स सेम आएगा, टॉर्क सेम आएगा, बाकी सब चीज थोड़ी सेम आ जाएगी। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ये वो पॉइंट है जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड है, तुम उस पॉइंट पे पूरा मास रख दो तो फोर्स में दिक्कत नहीं आएगी, फोर्स के कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हर चीज के कैलकुलेशन में थोड़ी सेम है, वो सिर्फ न्यूटन्स के लिए ट्रू है ऐसा मान लो। किसी भी शेप के लिए मुझे कोई और इसमें एक तरीका और है, कुछ एलिमेंट काटो, इंटीग्रेट करो, लेकिन वो हमारी मैथमेटिक्स वगैरह सबके बियॉन्ड है, हमसे हो ही नहीं पाएगा वो।
इसीलिए जब भी कैविटी आएगी, जब भी पूरी फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास में भी आई होगी कैविटी, वहां भी यही किया होगा, पहले पॉजिटिव मास भरा, आंसर निकाला, फिर नेगेटिव मास भरा, उसका आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 3, डाउट? हाँ देख लो भाई, देख, हटा दू ये। चलो शांत हो जाओ, इधर देखो। चलो बातें मत करो, जो बातें करते दिख गया उसी से करा लूंगा मैं बोर्ड पे अगला क्वेश्चन। आके कर दो, अगर इतनी बातें कर रहे हो मतलब आता है तुम्हें, आके कर दो, बढ़िया, करो बात। अपने आप आ जाना बोर्ड पे, जो बातें करते दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 3, a straight rod of length L extends from x equal to alpha to x equal to L plus alpha, ठीक है। if the mass per unit length is a plus b x square, the gravitation force it exert on a point mass placed at x equal to 0। क्वेश्चन क्या है जरा ये देखो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, एक रॉड है, ये रही रॉड, और इस रॉड का मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पहली चीज रॉड फैली हुई कहां पे है, जरा देखो। ये अगर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो रॉड कहां रखी हुई है, ये डिस्टेंस कितना है, अल्फा मीटर, और रॉड की लेंथ कितनी है, एल। डायग्राम ऐसा है, मतलब रॉड ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है, रॉड कहीं आगे रखी हुई है थोड़ा डिस्टेंस पे। और मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या होता है, लैम्डा दिया हुआ है a प्लस बी एक्स स्क्वायर। ए और बी कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, नंबर है कोई 1 2 3 ऐसे, a प्लस बी एक्स स्क्वायर। और एक मास कहां रखा हुआ है, ओरिजिन पे, ये रखा हुआ है, ये कितना है, m। मुझे निकालना है इसने इस पे कितनी फोर्स लगाई होगी। एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन तो क्लास में कराया है मैंने, जिसमें क्या होता है, एक रॉड होती है, एक आगे मास होता है, कॉपी पलटोगे तो समझ में आएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था, एक रॉड है, एक मास रखा हुआ है, ये a डिस्टेंस है, तो इस पे कितना फोर्स लगा होगा, x पे dx एलिमेंट काट के सॉल्व किया था। लेकिन वहां समस्या एक कम थी, वो क्या समस्या कम थी कि इसका लैम्डा क्या था, कांस्टेंट था, तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ लैम्डा क्या है, वेरिएबल। लेकिन हमें क्या दिक्कत है, हम तो फिर से वही करते हैं। हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट काटा जिसकी लेंथ कितनी थी, dx, उसका मास कितना था, dm। तो ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, कितना फोर्स लगाएगा, g m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा dm कैसे लिखेंगे, ये तो इसको इंटीग्रेट कर दूं तो काम बन जाएगा। ये तो मैंने क्या निकाला, इस छोटे से हिस्से ने कितने फोर्स से खींचा है इसको, df निकाला, ये तो मैंने, ये df है, ये जो लिखा हुआ है ये df है। df को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पूरा f मिल जाएगा। m को कैसे लिखते हैं हम, dm को कैसे लिखते हैं, लैम्डा इंटू dx, तो लिख दो। लैम्डा कितना है, a प्लस इंटू, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको करना है इंटीग्रेट, सब कांस्टेंट बाहर निकाल लो, जी एम बाहर है, अंदर क्या बचा, a प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक। सवाल ये सही है, कहां से कहां तक, x की वैल्यू अल्फा से अल्फा प्लस एल तक।
सही है। तो पहले तो अंदर को इंटीग्रेट कर पाए तब तो आगे सॉल्व होगा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेट होगा? एक्स स्क्वायर को ए से डिवाइड कर दूं, पहले इसको ऐसे लिख देता हूं, ए बाय एक्स स्क्वायर, और बी एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो सिर्फ क्या आएगा, बी। दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करो, बी का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, बी एक्स। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो a बाहर आ गया तो ये कितना हुआ, -1/x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लिमिट कहां से कहां तक मैं चेक कर चुका हूं पहले, अल्फा से, यानी ये क्या बन गया, इसको अच्छे से देखा जाए तो bx माइनस a/x, और लिमिट कहां से कहां तक, अल्फा से अल्फा प्लस है, और आगे क्या लिखा हुआ है, जी। जरा इसमें लिमिट पुट करो, निकालो क्या आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है। ठीक से अगर क्लास समझ में आई होती तो काम बन जाता। क्लास में सब कुछ सेम था, बस शायद मैंने डेंसिटी वेरिएबल नहीं की थी, बाकी सब तो सेम ही था। सारे फैन चला दिए, मरना चाहते हो क्या तुम लोग, सर्दी चल रही है भाई, बंद कर दो। चलो एक काम करो फिर, पहले वो कर दो, ठीक है, ये वाला कर दो, बाकी पीछे वालों को चलने दो, पीछे वाले तो हवा खाने आए। खाओ बेटा खाओ। हाँ क्या एसी चलवा दूं, हाँ वो वाला चला दो, भाई को दिक्कत हो रही है, तकिया वकिया कुछ, पंखा बंद कर दूं, बंद कर दो भाई का, बंद कर दो पंखा, भाई को दिक्कत हो रही है। सारे बंद हो गए क्या, चल तो रहे हैं, वो चल रहे हैं देखो। चलो जल्दी निकालो इसका, क्या मैच कर रहा है आंसर, पुट करो जरा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, सॉल्यूशन लिखो पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बना कि नहीं बना, बन जाना चाहिए यार, इन्फानाइट वाला, इन्फानाइट जीपीपी कुछ बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसके आंसर्स मैं वहां डलवा दूंगा, ग्रुप है क्या तुम लोगों का कोई, हाँ बस वहीं पहुंच जाएंगे आंसर। फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ बना, देखते हैं क्या है फिफ्थ में। Two bodies having mass m1 m2, m2 greater than m1 are accelerated from rest from an infinite distance apart, then क्या आंसर आया बताओ, बोलो आंसर बताओ अपना। चलो देखो, दो बॉडीज हैं m1 m2, m2 ग्रेटर देन m1, बराबर मास की नहीं है दोनों बॉडीज, कौन सा मास ज्यादा है, m2 या m1, ये m2 है, ये m1 है, दोनों के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस है, बताओ किस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, किस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, सेम नहीं लगेगा दोनों पे, सेम लगेगा, दोनों पे कितना, gm1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों पे फोर्स सेम है, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा है कम है, भारी मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, कम, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा, लेकिन फोर्स दोनों पे क्या होगा, बराबर। सबसे पहली क्लास में बताया था ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगती है,
यही वो फोर्स है जो इंटरनल होती है, दोनों पे बराबर लगेगी, एफ और एफ। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन m2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ m1, गलत स्टेटमेंट, दोनों पे फोर्स क्या है, बराबर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ m2 इज ग्रेटर देन ऑफ m1, गलत, m2 का कम है। फिर क्या बोला है, एट एन इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास इज द मीन ऑफ देयर इंडिविजुअल वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। क्या ये सही है या गलत है, बोलो। एट एन इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ देयर, समझ में आया, सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, हाँ तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। उनने ये बोला किसी भी इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज है दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटीज का। डी ऑप्शन देखो, चलो बाकी से एलिमिनेट करो। डी ऑप्शन क्या है, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, क्या ये सही है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा हमेशा। कितने लोग बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास इस केस में रेस्ट पे ही रहेगा, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। तुम ये बताओ कितने लोग बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, 1 2 3, पूरे उठाओ हाथ बुलंदी से, ये क्या है, 4, अब तो उठते ही जाएंगे, ये क्या बात है। पहले ये बताओ, ये दोनों टकराएंगे, जैसे मैंने दोनों मास पकड़ के यहां से छोड़े, कहां टकराएंगे ये दोनों, सेंटर ऑफ मास पे ही टकराएंगे, पहला कंक्लूजन। दूसरा, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास का क्या 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, अगर नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन क्या है, 0। दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, दोनों रेस्ट से रिलीज किए हुए हैं, इसकी स्पीड 0, इसकी स्पीड 0, तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना, 0, स्पीड 0, एक्सेलरेशन 0, काहे को लेगा भाई, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। अगर यहां बीच में था, कहां था, इधर साइड था थोड़ा सा, क्योंकि ये मास ज्यादा है, यहां था सेंटर ऑफ मास, तो ये दोनों यहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, दोनों एक जगह टकराएंगे और वो जगह भी कौन सी होगी, सेंटर ऑफ मास। बहुत आसान एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल, जैसे अगर ये स्मूथ होता, इस पे सर्फ एक्सेल डाल के एकदम स्मूथ कर देता है इसको, सपोज, अरे जो भी है वो आता है घर में धोने का कुछ, उससे इसको स्मूथ कर दिया, ये कांच का मान लो, ये कांच का होता, तो मुझे बताओ, 2 लड़के मैंने खड़े कर दिए, एक ये और एक ये, दोनों भाई अगर खड़े हो गए और बीच में रस्सी पकड़ा दी और दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं और नीचे स्मूथ है, तो दोनों कहां टकराएंगे, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पे टकराएंगे दोनों। क्यों, रस्सी फोर्स लगा रही है वो इंटरनल है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि नीचे भी क्या है, चिकना है एकदम स्मूथ, स्मूथ, तो कहां टकराएंगे, सेंटर ऑफ मास पे। तो यही तो हो रहा है, रस्सी ही तो है ये, एफ एफ इंटरनल ही तो है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है एक तो, ठीक। ई क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स 0, ये गलत है। क्यों, थोड़ी देर बाद इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और अभी भी एनर्जी है इनके पास, एक कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है अभी इनके पास, पोटेंशियल। काइनेटिक क्या है अभी, 0, थोड़ी देर बाद काइनेटिक बढ़ जाएगी, पोटेंशियल गिर जाएगी। तो करेक्ट आंसर है डी, डी फॉर दिल्ली। अच्छा, सी में क्या दिक्कत है, सी में क्या दिक्कत है, ये तो बताया नहीं किसी ने। अच्छा, सी पढ़ो, पहले अंग्रेजी पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है वो, अंग्रेजी तो समझ में आया तुमको, हाँ। तो मोमेंटम की तो बात ही नहीं की उन्होंने, उन्होंने ये बोला, देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला अगर इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है किसी भी समय,
तो सेंटर ऑफ मास की V1 प्लस V2/2 हो जाएगी। ये गलत है। सेंटर ऑफ मास की कैसे निकालते हैं? M2, अरे ये V2 मानो, ये V1 मानो। कैसे निकालते हैं? M2 V2 प्लस, ऐसे आता है ना कि ऐसे। तो ये बोला है उन्होंने, तो ये गलत है। एवरेज थोड़ी ले लेंगे हमेशा। एवरेज ले सकते हैं कब? जब दोनों मासेस क्या होंगे? बराबर। देखो M M और नीचे 2M, तो MM कट जाएगा, अपने आप ही एवरेज बन गया। पता नहीं जिला नहीं जिला। सेंट हर चैप्टर फिजिक्स में रिलेटेड है, जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ने के लिए बोला था, 6 छोड़ दो अभी। 7th बना, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो अगर बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होती तो पैटर्न क्रैक कर लेते। पैटर्न कैसे क्रैक कर लेते जरा समझो। मैंने रॉड का क्वेश्चन कराया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कराया जिसमें मास डेंसिटी कांस्टेंट थी, लैम्डा कांस्टेंट था। इसमें कौन सा क्वेश्चन आया? जिसमें लैम्डा वेरिएबल है, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। ठीक। दूसरा, मैंने ये क्वेश्चन कराया, क्लास में एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मास अर्थ का 50% बढ़ गया है और कुछ रेडियस कुछ परसेंट घट गया है। लेकिन वहां मैंने डेटा जो उठाया था वो कुछ अच्छा उठाया था, 50%, 25%, जो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। 1% 2% कैसे सॉल्व करोगे? तो छोटे परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखो। वैसे तो ये एरर का टॉपिक है, एरर एनालिसिस का है, लेकिन देख लो, अभी देख लो, अभी देख लो। छोटे छोटे परसेंटेज हमेशा किसी भी चैप्टर में, या मैथ्स हो फिजिक्स हो कुछ भी हो, कैसे सॉल्व करते हैं? जी का फॉर्मूला यही है। पहले तो देख लो चीजें कौन कौन सी बदल सकती है। क्या कैपिटल जी बदल सकता है? मास और रेडियस ये बदल सकती है। तो तुम एक काम करो, लॉग सबको आता है? वेरी गुड, लॉग ले लो दोनों तरफ। है फिजिक्स में कौन सा लॉग? देखो तो क्या बनेगा, लॉग जी -2 log r। ये जला गया, जल गया। अब लॉग ले लिया, अब डिफरेंशिएट कर दो। मैं बता रहा हूं क्यों करना है। लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। लॉग जी का क्या होगा? 1/, तो ये एक तरीके से dg/g ऐसा मान लो। ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये तो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या डिफरेंशिएट करोगे? प्लस ये हो जाएगा dm/m, ये हो जाएगा 2dr/r। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? dg/g का मतलब है चेंज इन g अपॉन g, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूं? फ्रैक्शनल चेंज इन g। अच्छा एक काम करो, और अच्छी बात, पूरे में 100 का मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट राइट में, तो पता है ये क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन g इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन m प्लस परसेंटेज प्लस या माइनस परसेंटेज चेंज इन r। जल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या हुआ? क्या चाहते हो, सेलिब्रिटी बना के छोड़ोगे क्या? चलो ध्यान दो, dg/g मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन g। अब मुझे बताओ dm/m क्वेश्चन में देखो कितना दिया है। ध्यान दो, क्वेश्चन में dm/m कितना दिया है? 1% दिया है। अच्छा पहले तो ये सोचो, मास बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या बोला है क्वेश्चन में? अच्छा मास तो सेम ही है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मास सेम है, तो एक और काम आसान हो गया। ये भी क्या हो गया? 0। तो dg/g इक्वल टू क्या है? 2dr/r। dr/r कितना दिया है? 1%, तो dg/g कितना हो जाएगा? 2%। रेडियस कम होगा तो g बढ़ेगा, कम होगा तो ये बढ़ेगा। जल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक एग्जांपल कर दो चलो। अच्छा सबको ये पता होगा V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। बहुत बढ़िया। अब मैंने तुमको ये बोल दिया करंट परसेंटेज इंक्रीज इन करंट इज 2%, और मैंने बोला परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज 4%। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन वोल्टेज। सब लोग लिख लेना कॉपी में, जरूरी है, बार बार आएगा, किसी ना किसी चैप्टर में आएगा हर बार।
मैंने बोला आई में परसेंटेज चेंज कितना है, आई इंक्रीजेस बाय 2%, रेजिस्टेंस डिक्रीज इंक्रीजेस बाय 4%, तो वोल्टेज इंक्रीजेस बाय। तो बार बार लॉग वॉग लेके डिफरेंशिएट मत करो, सीधे ऐसे समझो, देखो सीधे ऐसे लिखो, dv बाय v इक्वल टू di बाय आई प्लस dr बाय di बाय आई कितना दिया है 2%, dr बाय आर कितना दिया 4%, तो 2 + 4 कितना हो गया, यानी वोल्टेज कितना इंक्रीज हो जाएगा 6%। तो छोटे परसेंटेज में डायरेक्टली ये बेनिफिट है। एक और अच्छा, पावर का फॉर्मूला आता है I²R, ये किसका फॉर्मूला आता है, पावर का। सेम क्वेश्चन है, ये सेम दिया है, सेम डेटा यूज करना है। तो अब बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन पावर कितनी होगी, जब मैं लॉग लेके डिफरेंशिएट वगैरह किया होगा तो ये 2di बाय आई बनेगा, और ये dr बाय 2, di बाय आई कितना दिया है 2 दिया है, और dr बाय आर कितना दिया है जिला। तो फॉर्मूला किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। जिल गया। अच्छा एक और कर दो एग्जांपल ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। अगर मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास इंक्रीजेस बाय 0.5% एंड स्पीड इंक्रीजेस बाय 2% या 1% ले लो, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हो, मास और स्पीड मैंने बता दी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो dk बाय k, क्या हाफ का कोई रोल है इस वाले हाफ का, नहीं, पावर्स का रोल होगा, dm बाय m प्लस 2 dv बाय dm बाय m कितना दिया है 0.5 प्लस 2 dv बाय v कितना दिया है 1, तो आंसर आएगा 2.5%। उम्मीद है अब क्लियर हो गई होंगी चीजें। फटाक से लिख डालो, फटाक से। तो जब भी छोटे परसेंटेज दिख जाए 0.1%, 1%, 2%, तब समझ जाना क्या लगाना है। वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। अगर मैं यहाँ पे ये करूं मास इंक्रीज बाय 0.5%, तो तुम क्या करोगे, ऐसे करोगे क्या, 0.5% निकालू मास का, 0.5/100 इंटू m, तो वो कितना गंदा आ रहा है, और ये भी बहुत गंदा आ रहा है, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन कर ही नहीं पाएंगे ना सॉल्व। इसलिए इसमें डायरेक्ट ये चीज यूज करो। किसी भी कॉर्नर में छोटे से पेज के साइड में लिख लो स्टार बना के, क्योंकि बार बार यूज होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझने के पहले तुम्हें क्वेश्चन में जो सिंपल पेंडुलम लिखा है वो समझ में आना चाहिए। अरे कैसे, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, जरा देखो सब लोग, ये हटा दूं, टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है, ये सब चीजें आगे आएंगी वैसे, वो होता है 2π√, क्या होता है सिंपल पेंडुलम, ऐसा होता है, एक बॉब है, ऐसे करके वो मूव करता रहता है। घड़ी में देखा होगा सब लोगों ने, घड़ी में जो नीचे ऐसे होता है वो लटकता रहता है, वो ऐसे बचता रहता है, वो सिंपल पेंडुलम ही मान लो। अच्छा अब मुझे क्या बोला, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड t1 है। कहां पर है टाइम पीरियड t1, जब वो सरफेस पे है अर्थ के।
तो सरफेस पे तो जी की वैल्यू जी होती है, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, टाइम पीरियड बताना है, ये T1 है। टाइम पीरियड जब मैं उस पेंडुलम को कहां लेके गया, R/2 पर ग्रेविटी कितनी होती है, सब लोग ध्यान दो। ऐसा आता है ना फॉर्मूला, GR²/R+H का, यही आता है फॉर्मूला, H हाइट अबव। तो H की वैल्यू R रखूंगा तो 2R का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो G/4। तो टाइम पीरियड आएगा L/G की जगह कितना, G/4। तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ गया तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी T2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। डी आंसर है, दिल्ली। 9th बन गया, बन जाना चाहिए, 9th तो हो गया होगा। 10th दिल्ली। चलो डीसीटी कंप्लीट। एक और डीसीटी दी थी क्या मैंने, चलो एक टॉपिक और देखते हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या ग्रेविटी पे असर पड़ता है। हटा दो ये, सब लोग ध्यान दो। अब अभी तक हमने क्या देखा था कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है, सरफेस के ऊपर कितनी है, सरफेस के नीचे कितनी है। सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होती है, जी। ऊपर जाने पे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। नीचे जाने पे जी की वैल्यू सेंटर पे कितनी होती है, 0। तो ये तो अर्थ की अलग अलग लोकेशन पे आ गया अलग अलग ग्रेविटी। क्या अर्थ के घूमने की वजह से भी कुछ ग्रेविटी पे असर पड़ता है क्या, देखते हैं। अच्छा, सब लोगों को ये पता होगा, वैसे तो अर्थ स्फेरिकल शेप की है नहीं, अर्थ का शेप क्या है, ज्योग्राफी पढ़ी है सबने, बहुत बढ़िया बेटा। चलो देखो, अच्छी बात है, यही उम्मीद थी। अर्थ का शेप नहीं पता किसी को, ऊपर और नीचे से चपटा है, जॉइंट। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सब लोगों को यह पता होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। हमने किसी भी अर्थ पे किसी भी पॉइंट की लोकेशन बनाने के लिए क्या किया, अर्थ को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांट दिया, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, बहुत सारे ऐसे सर्कल काटे और बहुत सारे ऐसे वाले सर्कल काटे, ताकि देखो ऐसे कितने सर्कल कटेंगे, इनफाइनाइट। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल कटेंगे, और ऐसे भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लोकेशंस मिल जाएंगी उन सर्कल के इंटरसेक्शन में। खैर हमें उससे मतलब नहीं, हम छोड़ो। मुझे इतना जरूर पता होगा, ये इक्वेटर होता है और ये क्या होता है, इक्वेटर। अच्छा जरा ध्यान दो सब लोग, ये सेंटर है अर्थ का। अर्थ घूम रही है कि नहीं घूम रही है, आवाज कर रही है। चलो देखो, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो इसीलिए तो साल हो रहे हैं 365 दिन। कितने टाइम में चक्कर लगा रही है अर्थ, पूरा 365 दिन। अर्थ सन का पूरा चक्कर 365 दिन में लगाती है, लेकिन अर्थ ऐसे ही थोड़ी ना घूम रही है, ऐसे भी घूमती जा रही है, मतलब चक्कर ऐसे लगा रही है, ये सन है। समझ में आ रहा है, अर्थ खुद की एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है। अब खुद की एक्सिस के अबाउट कितने देर में घूम जाती है, 24 घंटे में, मतलब 24 घंटे में ऐसे घूम जाती है और 365 में पूरा चक्कर लगा लेती है। जिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब अर्थ के पास एक ओमेगा है, सर्कुलर पढ़ चुके हो तुम लोग, ओमेगा पता है ना, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा है अर्थ के पास एक।
और अर्थ सच में देखा जाए तो स्ट्रेट भी नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्टेड है 23.5 डिग्री। ज्योग्राफी में सोचना कभी देखना। यार हमें उससे मतलब नहीं, हम ये बोल रहे हैं अर्थ घूम रही है। जो मास यहां रखा हुआ है, जो मास यहां रखा हुआ है, सपोज यहां से किसी एंगल थीटा पे जो मास यहां रखा हुआ है उस पर कितने फोर्सेस हैं? अच्छा, mg कहां लग रहा है, अंदर या नीचे? ऐसा अब तो क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। mg ऐसे लग रहा है और एक ये मास घूम रहा है, अर्थ के ऊपर रखा है तो घूम रहा है, अर्थ भी तो ऐसे घूम रहा है, तो एक इस पे m ओमेगा स्क्वायर, ये r कौन सा r है? अर्थ का रेडियस। गलत, यही तो गड़बड़ है। ये वाला r है, ये तो अर्थ का रेडियस है। ये जल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। लेकिन m ओमेगा स्क्वायर r क्या होता है? एक्सिस से डिस्टेंस होता है r। r क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर r में? एक्सिस से डिस्टेंस होता है ना। तो ये r है, ये r, और ऑब्वियसली ये r अर्थ के रेडियस से छोटा है, यानी इसके पास दो फोर्स है, मतलब इस मास के पास दो फोर्स है। या फिर अगर फोर्स हटाया जाए तो सिर्फ एक्सेलरेशन देखा जाए तो मास मास हटा दो, यहां से एक g है और एक ओमेगा स्क्वायर r है। अच्छा, स्मॉल r को क्या मैं आर ई कॉस थीटा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं। तो चाहूं तो स्मॉल आर हटा के मैं क्या लिख दूं इसको? ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक चीज और, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में जी नहीं है, ओमेगा स्क्वायर आर का एक कॉस थीटा भी है, यानी एम मास पे एक जी इधर लग रहा है और एक लग रहा है ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस थीटा का ये जिला। तो जी इफेक्टिव कितना है? जी इफेक्टिव जी नहीं है इस बार, जी से कुछ कम है। कितना? जिला मैं क्या बोल रहा हूं? यार पूरा ये प्रूफ याद नहीं रखना है, बस समझना है ये आया कैसे, थोड़ा हिंट होनी चाहिए कि ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा था, उस ओमेगा स्क्वायर आर का एक कंपोनेंट है जो जी को क्या कर दे रहा है, थोड़ा कम कर दे रहा है। अच्छा, ये है इक्वेटर, इक्वेटर पे थीटा कितना होगा? ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे थीटा क्या होगा? 0। तो थीटा की वैल्यू 0 डालो तो कॉस 0 कितना होता है? 1। यानी जी इफेक्टिव इक्वेटर पे कितना आएगा? अच्छा, पोल्स पे बताओ थीटा कितना है? 90। यानी ग्रेविटी मैक्सिमम कहां होती है? पोल्स पर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मतलब तुम्हारा वेट मेजर करोगे तो कहां ज्यादा आएगा, पोल्स पे या? अरे दोनों जगह बराबर आएगा, मतलब न्यूटन्स भी नहीं आता। अरे वो मशीन क्या है, वो मशीन क्या है समझो पहले, जिसपे तुम खड़े होते हो, वेट मेजर कर रही हो, मशीन क्या है? तुम खड़े हो गए, तुम्हारा mg देखा उसने, और उसने उस समय वहां के g से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो m आ गया। तो ये बताओ, जब यहां मशीन लगाओगे तो वो mg देखेगा यहाँ का और यहाँ के g से डिवाइड कर देगा, तो m आ जाएगा। तो वो तो जीत के तो इंडिपेंडेंट आंसर आता है। तो तुम्हारा मास चाहे यहाँ देखो चाहे वहां देखो बराबर ही आएगा। ऐसा नहीं है चीनी लेने जाओगे यहाँ ज्यादा आएगी वहां कम आएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दिमाग में ये चलता है बहुत लोगों के दिमाग में, क्या चलता है? अरे यहाँ जी कम है, यहाँ जी ज्यादा है, यहाँ से चीनी खरीद के यहाँ बेचेंगे, या यहाँ से खरीद के यहाँ बेचेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जो खरीदना है। लेकिन ऐसा नहीं है, मास उतना ही आएगा क्योंकि जी से डिवाइड हो जाता है। हाँ, पक्का जल गया मैं क्या बोल रहा हूँ? जी हर जगह अलग अलग है, लेकिन यार इतना डिफरेंस अगर ऐसे आता तो दिक्कत हो जाती। अगर पोल्स पे
और इक्वेटर पे ग्रेविटी में सच में इतना डिफरेंस है तो दिक्कत हो जाती। कैसे दिक्कत हो जाती? जो पोल्स वाली कंट्रीज हैं उनके लिए कैलकुलेशन अलग होती, बॉल फेंक रहे हैं वो और उनकी बॉल जल्दी लौट आ रही है, हमारी बॉल लेट आ रही है उतने हाइट, तो बहुत दिक्कत हो जाती ना। कैलकुलेशन बहुत सारी चीजें अलग हो जाती उनके लिए, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए सब कुछ अलग, पूरी साइंस ही बदल जाती है उनके लिए। लेकिन इतना अंतर नहीं आता, अंतर आता है लेकिन इतना नहीं आता। क्यों? सब लोग ध्यान से देखें, रेडियस ऑफ अर्थ, जरा इसकी कैलकुलेशन देखें, सब लोग ध्यान दें इधर। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या? 24 घंटा, 24 घंटा यानी 24 इंटू 3600 सेकेंड। ये जिला 6400 किलोमीटर यानी 1000 और मल्टीप्लाई कर दिया 1 किलोमीटर में। जरा इसका स्क्वायर करो, मतलब वैसे ही अप्रोक्सीमेट देखो, 3600 इंटू 3600 इंटू एक 24 भी है, और ये कितना है? 6400 इंटू 10 की पावर 3। 3 4 5, 1 2 3 4, 2 ये गए, 2 ये गए, एक 10 बचा। ऊपर 640 इंटू 4 है और नीचे 24 24 36 36, नीचे बहुत बड़ा नंबर यानी 9.8 है। अगर ये मतलब इधर जी 9.8 है तो ये 0.01 है, तो इतना कम डिफरेंस है कि वो फील ही नहीं होता। तो अर्थ का ओमेगा इतना छोटा है, ओमेगा इतना छोटा है कि आर में मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो 0.1 के आसपास आ रहा है, मतलब ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर अर्थ तेज घूम रही होती तो मामला गड़बड़ हो जाता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अर्थ तेज घूमती तो ओमेगा बढ़ता, ओमेगा बढ़ता तो जी का कैलकुलेशन इक्वेटर पे कुछ और आता, क्या पता जी 5 हो जाता। इक्वेटर पे कूद रहे हो तो ज्यादा डबल ऊंचा जा रहे हो, मून में 1/6 होता है ना जी की वैल्यू, तो ज्यादा ऊंचा जाते हैं हम लोग, तो इक्वेटर पे क्या पता कूदने पे हम ज्यादा ऊपर जाते। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अर्थ का ओमेगा क्या है? काफी कम। ओमेगा स्मॉल होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आती। अब क्वेश्चन वो लोग ये पूछते हैं कि भाई ये बताओ अर्थ को कितनी तेज घुमा दिया जाए? हम नहीं घुमा सकते, खैर सीधी बात ये है। अर्थ कितनी तेज घूमनी चाहिए कि इक्वेटर पे जो आदमी खड़ा है वो फ्लाई मतलब फ्लोट करे, मतलब वो तैरने लगे बढ़िया हवा में मस्त, नीचे ही नहीं आ रहा। तो ऐसे समझो ना, इक्वेटर पे जी इफेक्टिव कितना हो जाना चाहिए? 0। मतलब जी को ओमेगा स्क्वायर आर क्या करे? काट दे। तो जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर ई, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाय, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट। इतने ओमेगा से घुमा दो अर्थ को, इक्वेटर वाला आदमी बढ़िया मस्त फ्लोट करने लगे। जल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और अर्थ को घुमाना हमारा काम नहीं है। हाँ, अर्थ घूमी कैसे होगी पढ़ोगे कभी, नेबुलर हाइपोथेसिस वगैरह, ये सब सोलर सिस्टम वगैरह कहां से ओरिजिनेट हुआ, अर्थ वगैरह कैसे। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ को घूमने के लिए कैसे, अर्थ कैसे ऐसे कैसे घूमना स्टार्ट कर दी? ग्रेविटेशन की वजह से तो चक्कर लगा रही है, ऐसे कैसे घूमना स्टार्ट? कोई मीटियोर आया होगा जिसने एयर ड्रैग दिया होगा, उस एयर ड्रैग की वजह से अर्थ घूमने लग गई। खैर हम थोड़े कुछ क्लासेस के बाद हम निकाल सकते हैं कि वो मीटियोर कितने पास से गुजरा होगा, कितनी स्पीड से गुजरा होगा कि अर्थ इतनी स्पीड से घूमने लग गई होगी। खैर साइंटिस्ट नहीं बन सकते हम, लेकिन ऊपर ऊपर से चीजें निकाल सकते हैं अभी। और सीधी बात है, सिर्फ अकेला लोग क्या करते हैं, सिर्फ ग्रेविटी को इतना समझ लेते हैं कि मैंने 30 से बॉल फेंकी, 3 सेकंड में ऊपर गई, 3 सेकंड में नीचे आई, और जीनियस फील करने लगते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा जो नासा में या इसरो में जो साइंटिस्ट वगैरह बैठे हैं उनके कैलकुलेशन सिर्फ यही नहीं है, वो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर ड्रैग, बहुत सारे फैक्टर्स के कैलकुलेशन होते हैं। उनकी फिजिक्स ऐसे नहीं चलती, ऐसे चल रही होती तो क्या ही बात थी, अपन रॉकेट बना लेते। लेकिन अपन बस दिवाली वाले बना सकते। समझ में आ रहा है? बहुत सारी कैलकुलेशन है उसमें, बहुत सारी चीजें। दिवाली वाले ही बना सकते हैं। न्यूज देखते हो बिहार के बच्चे यूट्यूब देख के बना लेते हैं। जल्दी से लिखो। पाकिस्तान तो बॉन्ड साइंटिस्ट है वो तो। उम्मीद है समझ में आया होगा अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या असर पड़ता है।
गृह कार्य लिखे, होमवर्क। नहीं है इसमें कुछ, सिर्फ वही करना है तुम्हें। कहां तक? पेज नंबर DCT 2 पे आ जाओ। देखो इलस्ट्रेशन 11 तक कंप्लीट करना है। कहां तक कंप्लीट करना है? इलस्ट्रेशन 11 एक बार पढ़ना है, बने अच्छी बात है, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं। DCT 2, DCT 2 में क्वेश्चन नंबर 1 लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, चलो इलस्ट्रेशन ही करो, ये मत करो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल है ये। अभी और इतना ही करो बस, नेक्स्ट क्लास से शायद होमवर्क ज्यादा बढ़ जाए।